Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about three major articles जिसमें पहले तीन आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं एंड लास्ट वन जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया यूएई रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, यूएस चाइना रिलेशन हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम एटमॉस्फेयर पे क्या वॉल्केनिज्म के इम्पैक्ट होता है उसको समझेंगे। देखिए, अभी इंडिया और यूएई के बीच में $100 बिलियन की ट्रेड होती है और 2032 तक हम ये चाहते हैं कि ये $200 बिलियन के आसपास पहुंच जाए। अब इसमें मेजर जो है हमारा कंसर्न कि भाई ये ऑयल बेस्ड एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसमें नॉन ऑयल के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। अब बात रही कि अभी हमने जो ये मीटिंग है इसमें क्या अचीव किया, तो स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क को बिल्ड किया जहां पे हमारा फोकस रहेगा जैसे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साइबर डिफेंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर एंड एआई लेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लॉन्ग टर्म में हमने एलपीजी की प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक सप्लाई पैक्ट यहाँ पे साइन किए एंड इसके एडिशनली इंडिया के अंदर हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। तो इसमें 30 मिलियन बैरल्स आपके प्रोवाइड करेगा कौन? आपका यूएई। अब एडिशनली यूएई इंडिया के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो कहते हैं कि भी देखो, हमने कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप को साइन किया था 2015 में, उसके बाद से ही हमारी आपस में ट्रेड काफी अच्छी खासी चलती है। अब यूएई की बात करें तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो यूएई का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन की थी 2022 में और उसके अलावा बिट्स यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये भी हमने साइन यहाँ पे कर रखा है। तो कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे हम फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं जहाँ पे यूपीआई और जैनी जो यूएई का अपना डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इनको आपस में इंटीग्रेट करने के ऊपर फोकस है एंड फोकस ये भी है कि भाई लोकल करेंसी में हम सेटलमेंट कर सके जो भी हमारे बीच में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जाए तो ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर, साइबर डिफेंस के ऊपर फोकस होगा, जेद तलवार करके हम नेवल एक्सरसाइज करेंगे एंड आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर भी फोकस है एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हम कहते हैं कि भाई ये फ्री, ओपन एंड सेफ पैसेज के लिए खुला होना चाहिए सभी देशों के लिए। वैसे पीपल टू पीपल टाई में 4.5 मिलियन लोग इंडिया के कहीं ना कहीं अभी यूएई में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होल्ड भी इंडिया की यहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए जैसे इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, ये जो I2U2 मूवमेंट है इसको हम कैसे आगे फर्दर कंटिन्यू कर सके एंड आईमैक जो कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको कैसे हम रियलाइज कर सके यानी एक्चुअल वर्किंग में ला सके, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। वैसे मरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के ऊपर विंदा क्लस्टर को हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम सीडेक और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं यूएई के साथ एक हमारा एग्रीमेंट हुआ जहाँ पर हम सुपर कंप्यूटिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड वर्चुअल ट्रेड के ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस है। वैसे कैपिटल इनफ्लो की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यूएई की तरफ से देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। वैसे यहाँ पे एसिमेट्रिक ट्रेड में देखने को मिलती है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमें दूर करना होगा एंड हम रूल ऑफ ओरिजिन लेके आ रहे हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी गुड्स, रूटीन टू दुबई, ये इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों के ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए। देखो, वैसे तो हमारे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं एंड 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद से ही जो हमारे आपस में रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भी टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट बी हेल्ड टुगेदर, मतलब इन दोनों को आप साथ साथ नहीं लेके चल सकते हैं। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में ये कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड ऑनरेबल रिलेशन को दूसरी कंट्री के साथ मेंटेन करेंगे। बट 1947 से पोस्ट पार्टीशन ही हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफी खराब है। तो कहते हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली कि डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक जो आपको 2019 के बाद देखने को मिला वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने 370 को हटाया जिसके बाद से पाकिस्तान ने इसके बारे में बात करनी स्टार्ट की एंड कहीं ना कहीं इंडिया इंडिया के हाई कमीशन को वहां से निकाल दिया, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे सस्पेंड हो गए, वो चीजें आपको देखने को मिली। वैसे मिलिट्री पोस्चर की बात की जाए तो हम प्यूनिटिव रिटेलिएशन के ऊपर फोकस करते हैं
पहले हम डिफेंसिव थे, बट अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमारे ऊपर टेरर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बट एसिमेट्रिक वॉरफेयर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जहां पर पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज को यूज करके इंडिया के साथ हमेशा टेंशन को इंक्रीज करने का काम करता है। वैसे जो इंडिया की पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जहां पे हम न्यूक्लियर वेपन को पहले इंस्टांस पे यूज नहीं करेंगे, मतलब अपने पहले बारी इसे यूज नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया तो हम डेफिनेटली इसको यूज करेंगे। बट पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ये है कि ये फर्स्ट यूज से परहेज नहीं करते हैं। सार्क एक समिट थी, यानी आप कह सकते हो कि रीजनल ग्रुपिंग थी। पाकिस्तान की वजह से ये अभी पूरी तरह से लिम्बो में पड़ी है, बिल्कुल डेड है। एंड मोर ओवर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी, जो कि पीओके से होकर निकलता है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन काफ़ी खराब चल रहे हैं। वैसे अभी बैक चैनल अगर हम बात करें तो कुछ कम्युनिकेशन हम मेंटेन रखते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे आपस में बात होती है, इंटेलिजेंस चीफ के लेवल पे आपस में बात होती है, ताकि भाई लाइक प्रॉब्लम्स एकदम से एक्सकलेट करके बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आई के गुजराल डॉक्ट्रिन को हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे क्रॉस बॉर्डर जो फिशरमैन्स की अभी भी आपको देखने को मिलता है कि कोई कैप्चर कर लेता है तो आपस में रिलीज की बात की जाती है। मेडिकल वीजा की बात की जाए तो उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड अभी कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट कंडीशनल री एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हाई लेवल पॉलिटिशियन समिट से पहले हम थोड़ा एक बेस क्रिएट कर सके। तो वैसे आपस में हमारा $30 बिलियन का ट्रेड का एक स्कोप है इस साउथ एशिया के अंदर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो अभी अबेसल पे है। कहीं ना कहीं इसमें से वेस्टर्न रिवर्स जैसे आपकी CJI, चिनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के पास है। BRS, ब्यास, रावी एंड सतलुज इंडिया के पास आती है। बट अभी कहीं ना कहीं मॉडर्न रियलिटी के हिसाब से हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। बाकी रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की जाए तो करतारपुर कॉरिडोर आज भी एक्टिव है। तो ये चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। एंड मेक श्योर ये आपके प्रीलिम्स का, सॉरी मेंस का, और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, यूएस चाइना रिलेशन। तो देखो, एक ग्रैम एलिसन थे, इन्होंने एक बात कही कि भाई जैसे राइजिंग पावर जब चैलेंज करेगी डोमिनेटिंग पावर को, तो अक्सर आपको ऐसी एक सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पर वॉर इनएविटेबल हो जाती है एंड कहीं ना कहीं डीप सिस्टमैटिक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और चाइना और यूएस की सिचुएशन में सेम ऐसा ही चल रहा है। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी एक मीटिंग में पहुंचे चाइना, और इसके कुछ मेजर आउटकम है जो इंडिया के लिए भी काफी शॉकिंग रहेंगे। तो ताइवान के बारे में बात की जाए तो बीजिंग ने ये साफ कह दिया कि भैया ये एक रेड लाइन है, आप इसको क्रॉस मत करना। ये हमारे बायलैटरल रिलेशन को कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सकलेशन यानी वॉर के तौर पे आप इसे देख सकते हो। तो यूएस अभी भी क्योंकि ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात से चाइना बहुत खफा है। क्रिटिकल मिनरल पे अभी भी डेडलॉक है, कोई भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन यहाँ पे, ब्रेक थ्रू यहाँ पे देखने को नहीं मिला। चाइना अभी भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसके ऊपर, लाइक इसके एक्सपोर्ट के ऊपर। वेयर एज कहीं ना कहीं आपको टेक कोर वर्ल्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पे फ्रिक्शन इस चीज पे भी एग्जिस्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की चिपसेट यूएस कंट्रोल करता है, एंड इसका कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो चाइना को सप्लाई है उसको रोकने का काम करता है यूएस। वैसे G2 मीटिंग का इसको नाम दिया गया ग्रुप ऑफ टू, जिसमें यूएस एंड चाइना बायलैटरली सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और ये मिडिल पावर के लिए एक डीप कंसर्न है, जैसे इंडिया। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ टाई अगर आती है तो वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे बेसिकली B3 के ऊपर फोकस किया गया, यानी सोयाबीन, बोइंग एंड आपका यूएस का बीफ एक्सपोर्ट। 10 चाइनीज फर्म को यहाँ पे अलाउ किया गया कि वो वापस से रिज्यूम कर सकते हैं अपनी परचेज को एनवीडिया के साथ, जो कि सेकंड मोस्ट एडवांस चिपसेट इन्हें प्रोवाइड करेगी। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रेड यहाँ पे बनाने की बात की है, जहाँ पर आपस में ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करेगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि सेंसिटिव सेक्टर में कैपिटल फ्लो के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जब हम बात करते हैं उसका इरोजन है, ये दो देश आपस में मिलकर सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो बाकी छोटे छोटे देश जैसे भारत, इनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफी असर पड़ेगा। एंड जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में हम रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, तो ये तो आपके किसी भी अर्थ के नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इसको ब्लॉक कर देंगे। तो कहते हैं कि भाई देखो, ये आपस में जो इनकी डील साइन हुई है, ये इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी।
क्योंकि इंडिया और यूएस जो आपस में डिफेंस की डिपेंडेंसी है वो डिमिनिश हो जाएगी। रिकैलिब्रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी फोकस हो सकता है। यूएस अभी हमारे साथ डिफेंस को प्रोडक्शन को लेके बात कर रहा था, बट आने वाले समय में हो सकता है इसके ऊपर भी इम्पेक्ट आए। हम वैसे मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना है, चाइना पूरे रीजन में आप अगर बात की जाए तो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले समय में एक चैलेंज रहेगा। तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं क्लाउड ऑफ ऐश की। देखो अभी रिसेंटली होंग टोंगा करके एक आपको वॉल्केनिक इरप्शन हुई 2022 में, एंड इसमें फॉर्मेल्डिहाइड कहीं ना कहीं आपके निकले, और इवन मिथेन का भी एमिशन आपको काफी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कहते हैं कि भाई देखो वॉल्केनिक इरप्शन वैसे तो आपके एटमॉस्फेयर पे बहुत नेग्लिजिबल असर डालते हैं, बट क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे आपकी चीजें निकलती है, जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस निकलती है, ऐश निकलते हैं, टेफ्रा यानी डिब्रीज निकलती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अब कैसे इम्पैक्ट डालता है? जैसे सोलर रिफ्लेक्शन है, यानी आप जब धुआं आसमान में होगा तो कहते हैं कि भी एरोसोल पार्टिकल के अंदर सल्फेट होगा, इसकी हाई एल्बिडो वैल्यू है, तो ये इनकमिंग जो रेडिएशन है सन की उसको रोक देगा। प्लस आप ये कह सकते हो जिससे सोलर लाइट्स कम अर्थ के ऊपर पहुंचेगी तो अर्थ ठंडी हो जाती है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि भाई ग्लोबल कूलिंग होती है, इससे वॉल्केनिक विंटर इसे कहा जाता है। अब इसके अलावा ये आपके कई गैसेस को रिलीज करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, यानी वाटर वेपर के साथ, और इससे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा जो एसिड रेन का कॉज बन सकता है। अगर वॉल्केनिक ऐश या टेफ्रा की बात की जाए तो इसमें आपको कई टाइप के रॉक्स, मिनरल्स और वॉल्केनिक ग्लासेस देखने को मिलते हैं, एंड ये एटमॉस्फेयर में काफी लंबे समय तक रहते हैं और बाद में ग्रेविटी से नीचे आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जो एरिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है उस एरिया में आपको रीजनल डिमिंग, मतलब कि लाइट थोड़ी कम हो जाती है वहां पे। वाटर वेपर की बात की जाए, वॉल्केनिक इरप्शन में 60% तो वाटर वेपर ही होता है, तो इससे आपके रेन बारिश देखने को मिलती है। बट कहीं ना कहीं ये ज्यादा अमाउंट में हो तो इससे आसपास के एरिया में फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वैसे ग्रीन हाउस गैसेस की बात कीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करता है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो कार्बन एमिशन है वो काफी इंक्रीज कर जाएगी, तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्लाइमेट चेंज और ज्यादा परसिस्टेंट हो जाएगा। वैसे ओजोन के ऊपर भी असर डाल सकता है। अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोसोल पार्टिकल आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तरह ही आपकी जो ओजोन है उसको डिप्लीट करेंगे। एंड ट्रेस गैस की बात कीजिए तो हेलोन वैसे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट अगर अगर हम देखें तो रिएक्टिव हेलोन्स को ये रिलीज करेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेक डाउन करने का पोटेंशियल रखते हैं कहीं ना कहीं सी सॉल्ट्स को, और इससे कहीं ना कहीं जो ओशन एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर भी नेगेटिव असर रहेगा। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये हेडली सेल को इम्पेक्ट करते हैं, जिससे आपका मॉनसून वीक हो जाएगा, एंड इससे कहीं ना कहीं इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। वैसे ये जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं इसको हम कई बारी स्प्रे करके आर्टिफिशियल रेन जनरेट करने के लिए भी, जैसे सिल्वर आयोडाइड जैसे हम पार्टिकल्स को यूज करते हैं ताकि हम रेन को प्रमोट कर सके। तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे इससे जियो इंजीनियरिंग से रिलेट कर सकते हो। ये चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी थी। अब ये इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही।